गवर्नमेंट की, तो उसमें किस हद तक कामयाब हुए। तारुफ कराऊंगा जो गेस्ट पैनल हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले हमारे साथ हैं जनाब जाहिद सईद साहब, आप एमएमए के कैंडिडेट हैं, NA 244 के, आपको वेलकम कहते हैं जी। बहुत शुक्रिया जी। NA 244 के एक और कैंडिडेट हमारे साथ मौजूद हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग N से आपका ताल्लुक है, और गवर्नमेंट में आखिरी लम्हात में, आखिरी साल में ख़ास तौर पर आपने देखा कि एज अ फाइनेंस मिनिस्टर खिदमत अंजाम दी। जनाब डॉक्टर मिफ्ता इस्माइल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपको वेलकम कहते हैं जी। हमारे साथ मौजूद हैं, वैसे तो एक दफ़ा सेनेटर बन जाएं तो कभी हमेशा सेनेटर रहते हैं, लेकिन साबिक सेनेटर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और इस दफ़ा कैंडिडेट हैं PS 111 के मुर्तज़ा वहाब साहब, बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब साहब, आपको वेलकम कहते हैं। और हमारे साथ एक एजुकेशनिस्ट भी मौजूद हैं जो सवाल उठाएंगे तालीम का, कि इस इलेक्शन में क्या मैनिफेस्टो है सियासी जमातों का तालीम के शोबे में। ज़ीशान अल्ताफ़ लॉयर साहब हमारे साथ मौजूद, आपको वेलकम कहते हैं। इसी तरह से PS 103 के कैंडिडेट जनाब जुनेद मकाती साहब हमारे साथ मौजूद हैं, MMA से, आपको भी वेलकम कहते हैं। और PS 111 और NA 246 से इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आबिद बेली साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, आपको भी वेलकम कहते हैं जी। मिफ्ता इस्माइल साहब, आपसे आगाज़ करते हैं, और फाइनेंस के शोबे के आप माहिर हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा पिछली गवर्नमेंट में। फाइनेंस मिनिस्टर के तौर पे तो आप आखिरी महीनों में नज़र आए, लेकिन उसके अलावा पूरे साल ही डिफरेंट शोबों के अंदर आपका इसहाक डार साहब के साथ भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। ये फरमाइए कि जो 2013 का मंशूर था, और उसमें मुझे याद है फ़ौरन बजट पेश हुआ था, तो नवाज शरीफ साहब ने कहा था कि हमारी पहली तरजीबी माश है, दूसरी तरजीबी माश है, तीसरी तरजीबी माश है। ये बात आपको भी याद होगी, और बड़ा लोग जो है खुश हुए थे कि जनाब माशी तौर पर पाकिस्तान बहुत मजबूत होगा। लेकिन अगर आप फिगर्स, आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता होगा, आप खुद फरमाएं जो फिगर्स 2013 में मुल्की कर्ज़ों के थे, वो आपने जब छोड़ा तो वो क्या हैं कर्ज़े, जो डॉलर रेट उस वक्त था वो क्या था, और आज क्या है डॉलर रेट। तो पाकिस्तान किस जगह पे खड़ा हुआ है इस 5 साल गवर्नमेंट के बाद। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बात दुरुस्त है कि हमारी जो 4 तरजीहात थी, उसमें मईशत भी एक तरजीहात में से शामिल थी। एक तरजीह मईशत भी थी, उसके अलावा एनर्जी का भी मसला था, एक्सट्रीमिज़म का भी मसला था, और एजुकेशन एंड सोशल वेलफेयर का भी मसला था। तो उन चारों को हुकूमत को ऑब्वियसली हर चीज़ को तवज्जो देनी होती है, कि एक चीज़ नहीं कर सकते आप। तो जहाँ तक मईशी पॉलिसी के ताल्लुक है, इस साल जो ग्रोथ है वो 5.79% है, जो 10 साल में हाईएस्ट ग्रोथ है पाकिस्तान की। ग्रोथ से मतलब होता है कि जितनी तेज़ी से GDP बढ़ रही हो, या जितनी तेज़ी से कौमी इनकम बढ़ रही हो। तो कौमी इनकम आपकी तकरीबन 6 गुना बढ़ी है। तो 300 अरब डॉलर की अगर मीशत थी, तो 20 अरब डॉलर से बढ़ गई मीशत। तो इस साल की जो मीशत थी GDP, 34,000 अरब रुपए की मीशत हमारी है, जो हमारी कौमी आमदनी, सबकी आमदनी मिला ले। तो आपने 2 सवाल पूछे कि एक तो डेट बहुत बढ़ गई, तो एब्सोल्यूट लेवल के अंदर डेट बढ़ी है। फिगर्स तो बताएं ना, क्या थे? मैं बता रहा हूं। जी, मतलब उस वक्त क्या फिगर थे, आप क्या थे? वैसे तो इमरान खान ने सबको याद करा दी है, लेकिन मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। खान साहब सच भी याद करवाते हैं, कभी गलत भी याद चीज़ें करवाते हैं। मैं आपको सही नंबर देता हूँ। जब हम आए थे तो GDP जो थी, डेट टू GDP थी, वो 64% थी। जो डेट थी GDP का हिस्सा तनासुब, वो 64% था। इसी तरह मेजर करा जाता है, तो उस वक्त जो थी वो 14,300 अरब रुपए थी। ठीक है। आज जो डेट टू GDP का तनासुब है वो 70.7% है। 17,000 बताया जा रहा होता है, या ना 21,000 है? नहीं, 17.7% है। ठीक है, ठीक। जो कि 24,000 अरब रुपए के बराबर होती है। अच्छा, ये जापान की जो डेट टू GDP है ना, 253% है। इटली की डेट टू GDP 183% है। और उनकी डेट तो एब्सोल्यूट नंबर में बहुत ज़्यादा होती है। मैं आपको इतना एग्जांपल दूं कि जब एक कंपनी मेरी शुरू हुई थी तो 6-8 करोड़ रुपए का नुकसान कर्ज था, तो बहुत ज़्यादा मुझे लगता था। आज कई करोड़ रुपए का नुकसान है, कर्ज है, तो मेरे को बड़ा नहीं लगता। तो इसी तरह जब कंट्री की इनकम बढ़ती, कर्ज बढ़ा देने को मसला नहीं है कोई देखें, अगर कंट्री की इनकम 22,000 अरब रुपए से 34,000 अरब रुपए बढ़ गई, तो आपकी डेट रीपेमेंट करने की वो आपकी एबिलिटी बढ़ जाती है। अब कर्ज क्यों होता है, ये भी सुन लीजिए। अब पाकिस्तान के अंदर कराची को छोड़ के बाकी पूरे पाकिस्तान में घंटे पे घंटा लोड शेडिंग होती थी, और कहीं कहीं 18-18 घंटे लोड शेडिंग होती थी। तो इसके बाद हमने बिक्की, बलोकी और हवेली बहादुर शाह के अंदर 1200 मेगावाट के पावर प्लांट्स लगाए।
कराची के अंदर पोर्ट कासिम पे 1320 मेगावाट का प्लांट लगा है, साहिवाल में 1320 मेगावाट का प्लांट लगा है, नीलम झेलम जो कि मुशर्रफ साहब के ज़माने में शुरू हुआ था उसको ख़त्म किया है, तरबेला की 4th एक्सटेंशन ख़त्म करी है, 1700 किलोमीटर हाईवेज़ बनाए हैं, पूरे पाकिस्तान में मोटरवे का जाल बिछा रहे हैं, कराची से लेकर इस्लामाबाद तक, लाहौर तक। शुक्रिया बहन। इसी तरह डॉलर रेट पे भी अगर बात हो जाए तो ये जो कर्ज आपने लिया है उससे आपने तामीर वतन करा है, तो उसकी वजह से ये कर्ज लेना पड़ा है। लेकिन डेट टू जीडीपी हमारा है वो 70% है, इंडिया का 68% है, श्रीलंका का 78% है। दावे किए जाते थे कि कशकोल तोड़ देंगे, IMF के पास नहीं जाएंगे, कर्जा नहीं लेंगे, भूखे रह लेंगे, लेकिन जो है वो हम कर्जा नहीं लेंगे। भूखा तो नहीं रह रहा हूँ, आपको ये तो नजर आ रहा है मेरी। अच्छा, ठीक है। वैसे कौम बड़ी खुश होती है, आप कहते हैं कि यार हम भूखा रह लेंगे, दो के बजाय एक वक्त का खाना खाएंगे कि मुल्क को जो है कर्जों पे नहीं चढ़ाएंगे। अगर आप ये आवाम से कहते हैं, जज्बाती बात होती है। ये बात झूठ है ना। अच्छा, 1 रुपया पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है तो सब चिल्लाने लगते हैं, तो फिर देखो कितने दिन भूखे रह सकते हैं। ये बात बेकार है। देखो मेरी आपने ये जो बात करी कशकोल तोड़ने का, उसका जवाब दूंगा, फिर डॉलर पे आऊंगा। इस साल जो मैंने बजट बनाया इसमें मतलब मेरे ख्याल से 1 पैसा भी बजट के अंदर फंडिंग हमने एड की नहीं रखी है। किसी से हम एड लेकर बजट अपना नहीं बना रहे, ठीक है। हमने कर्ज लिया है, तो मैं कहता हूँ ना कि कर्ज तो बहुत मतलब बड़े बड़े पाकिस्तान के अमीर लोग लेते हैं। अमेरिका कर्ज लेता है, जापान कर्ज लेता है, चीन कर्ज लेता है। कर्ज कौन? सऊदी अरब कर्ज लेता है। कर्ज तो लेते हैं ना, मतलब उसका कशकोल से क्या ताल्लुक है? अगर आप मतलब बैंकिंग करते हैं, पाकिस्तान भर में इतने बैंक्स हैं, तो क्या कर्ज पे ही चल रहा है? कर्ज देने के लिए चल रहे हैं ना। तो कर्ज लेना कशकोल के बराबर थोड़ी है। मैं किसी से कर्ज लेने जाता हूँ तो भीख थोड़ी मांग रहा होता हूँ। कशकोल देने से मुराद ये कि हम किसी से जाके एड पे अपनी कंट्री नहीं चला रहे। वो जो अमेरिका से पहले हम CSF के पैसे ले रहे थे वो भी नहीं ले रहे उनसे हम जो दूसरे जो ग्रांट्स दे रहे थे वो भी नहीं ले रहे। हम किसी से ग्रांट्स ले रहे, तो हमने अपने उस पर कर रहे हैं। लेकिन हम कर्ज तो लेते हैं, वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेते हैं, आपको वापस भी करने होते हैं पैसे। IMF से कर्ज अब तो खैर नहीं ले रहे, वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक से। ये अगर आप जामिर बादशाह डैम बना रहे हैं तो 1400 अरब रुपए में बनेगा, तो कहाँ से पैसे आएंगे? 14 बिलियन डॉलर्स कहाँ से आएंगे? तो जाहिर है कि आप थोड़ा सा 20, 30, 40% अपनी जेब से डालते हैं, 70% डेट लेते हैं, जो इंडस्ट्री के अंदर होता है। ये तो एक दुनिया का असूल है। इस पे आप तंज की बात कर लें, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि यू कैन नॉट डेवलप, यू कैन नॉट ग्रो विदाउट बोरोइंग मनी। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। एवरी कंट्री इन द वर्ल्ड टेक्स मनी, बोरोज मनी, एंड सो विल पाकिस्तान। ठीक है, अब आपकी डॉलर की बात है। ये एक हमारे यहाँ गलत सोच है कि अगर रुपया जो है उसकी कदर कम हो जाती है डॉलर के मुकाबले में तो कोई इकोनॉमी डूब रही होती है। दैट इज़ नॉट ट्रू। अगर ऐसी बात होती तो कोरिया का जो वॉन है वो 1300 वॉन पर डॉलर है, तो क्या कोरिया के हमसे क्या? सर, वो 100 यन को $1 से लड़ा रहे हैं जी। वो 100 यन को $1 से लड़ा रहे हैं। हम कोरिया की बात कर रहा हूँ। 1300 वॉन पे डॉलर है, ठीक है, एक साउथ कोरिया का। तो साउथ कोरिया हमसे कमज़ोर इकोनॉमी तो नहीं है। जब मैं फाइनेंस मिनिस्टर बना हूँ उससे पहले 3 साल तक हमारी एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हो रही थी। अगर 3 साल तक आप समझ लीजिए इस तरह है, 3 जनरल स्टोर हैं। अब ये एक मिनट तवज्जो से सुनिए। 3 जनरल स्टोर हैं। एक जनरल स्टोर का नाम है पाकिस्तान जनरल स्टोर, एक जनरल स्टोर का नाम है बांग्लादेश जनरल स्टोर, और एक का नाम है इंडिया जनरल स्टोर। अब अगर उन दोनों की सेल्स बढ़ रही हों और मेरी सेल्स नहीं बढ़ रही हों, तो मुझे क्या अपनी और प्राइस बढ़ानी चाहिए या कम करनी चाहिए? मैंने प्राइस कम करी है। प्राइस कम करने का मतलब ये होता है कि मैंने अपने डॉलर से मैं ज़्यादा रुपए दे रहा हूँ ताकि मेरे एक्सपोर्टर ज़्यादा माल बेच सके। ये सीधी इसमें सीधी इकोनॉमिक्स है। ये पता नहीं लोगों के जहन में आ जाएगा कि या अल्लाह अब डॉलर महंगा हो गया। जो पाकिस्तान के अंदर फूड इन्फ्लेशन इस साल सिर्फ 2% है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन आप मालूम कर लीजिए केयर टेकर गवर्नमेंट से। पाकिस्तान में टोटल इन्फ्लेशन इस वक्त 3.8% था जब हम छोड़ के गए। तो महंगाई भी नहीं हो रही, जो गरीब लोगों की कंजम्पशन बास्केट होती है। जो बातें आप समझा रहे हैं पता नहीं लोगों को समझ में आ रही है नहीं आ रही? आ रही है भाई, तो आ रही है, बिल्कुल आ रही है। बहुत से लोगों को समझ में आ रही है, और अगर किसी के नहीं आ रही तो दोबारा समझ लेंगे और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। और हमारे दूसरे गेस्ट मौजूद हैं, और हमें भी ज्वाइन किया है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के बहुत इंपॉर्टेंट रहनुमा और ख़ुद भी 2 NA से कैंडिडेट हैं, जनाब डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को वेलकम करेंगे ज़बरदस्त क्लैपिंग के अंदर। फारूक सत्तार साहब कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? आपको वेलकम कहते हैं। और इलेक्शन का ज़माना है, हमने आपकी गैर मौजूदगी में प्रोग्राम शुरू कर दिया था, तो इस वक्त हम ब्रेक पे जाने वाले हैं। तो ब्रेक सही है, लेना चाहिए? वैसे ब्रेक है? हाँ, ब्रेक तो लेना चाहिए। मैं आप भी ब्रेक लेना चाह रहे थे? मैं चाह रहा था, बहुत सीरियसली चाह रहा था। वेलकम बैक। सवाल है पाकिस्तान का, सवाल है इलेक्शन 2018 का, इसीलिए आज नौजवानों की अदालत में मुख्तलिफ सियासी जमातों के अहम रहनुमा मौजूद हैं। और डॉक्टर फारूक सत्तार साहब को वेलकम कहते हैं। आप कैंडिडेट हैं NA 247 के, और 245 से 2 हलकों में कराची से हम इंतखाब लड़ रहे हैं। और लास्ट सेशन में डॉक्टर मिफ्ताह इस्माइल साहब जो है वो फाइनेंस का हम एक सेशन ले रहे थे सर, आपसे समझने की कोशिश कर रहे थे, कर्ज़ों के बारे में भी, डॉलर रेट के बारे में भी, और जाहिद सईद साहब कुछ जवाब देना चाह रहे थे। जाहिद साहब फरमाइए।
जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा ख्याल है कि जो पिछली गवर्नमेंट है, हर गवर्नमेंट कुछ अच्छे और कुछ बुरे काम करती है, जी और मेरा ख्याल है कि जो वर्स्ट परफॉर्मेंस पिछली हुकूमत की रही है वो फाइनेंस में रही है। जी हमें मालूम है कि जो पिछले फाइनेंस मिनिस्टर क्या थे, मिफ्ता साहब पे तो बोझ आके गिर गया सारी रॉन्ग डूइंग्स का, और इन्हें सारी रिवाइवल करनी पड़ी। जो 4 साल से एक्सपोर्ट नीचे जा रही थी, जो इन्होंने बिजनेसमैन के रिफंड्स वापस नहीं किए थे, 400 अरब रुपए के जमा हो गए थे सेल्स टैक्स के और इनकम टैक्स के, जिसकी वजह से सारी ताजिर तंजीमें एहतजाज कर रही थी पाकिस्तान की। उसके अलावा ये कि एनर्जी की जब इन्होंने बात की तो वो बड़ी ज़बरदस्त बात है। एनर्जी में जो प्लांट्स इन्होंने लगाए हैं वो तो बड़ा अच्छा काम किया है, लेकिन आप मुझे ये बताएं कि विंड कॉरिडोर की बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। जी इस वक्त प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से, बग़ैर कोई कर्ज लिए, बग़ैर किसी मुल्क की मदद किए, हमारे अपने एंटरप्रेन्योर्स ने 800 मेगावाट के विंड मिल जंपीर पे लगाए हुए हैं, जी और आप अभी चलकर देखें अल्हम्दुलिल्लाह 1 मेगावाट बिजली वो जनरेट नहीं कर रहे, इसलिए कि एनटीडीसी ने जो वहाँ पर केबल पहुँचानी थी तो उनसे प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करवा दी, और 400 मेगावाट का दिसंबर तक मजीद विंड मिल तैयार हो जाएंगे। तो 1200 मेगावाट की विंड मिल एनर्जी खड़ी हुई है, जिससे आपके पास लेने के लिए केबलिंग नहीं है, एनटीडीसी और का अब वहाँ गवर्नमेंट ये कह कनेक्शन रही है नहीं कि है। भाई हम बहुत ज्यादा खुद कफील हो गए हैं, तो दूसरी हमें जरूरत बात भी नहीं है अब इसकी। दूसरी बात यह है, जरूरत है गवर्नमेंट को। नहीं, फिर दूसरी चीज़ ये है कि अभी हमारे पास ऑल्टरनेट एनर्जी वाले फेडरेशन में सारे आए हुए थे रोना पीटना अपना लेके, कि उनके साथ ये बिजली की परचेजिंग का एग्रीमेंट करने को भी तैयार नहीं है, और इसलिए तैयार नहीं है कि कहते हैं हमारे पास बिजली एक्सेस हो जाएगी बाय 2020। तो आप मुझे अंदाज़ा लगाएं कि जिस मुल्क के अंदर बिजली जनरेट होगी इंपोर्टेड एलएनजी के ऊपर और दीगर फ्यूल्स के ऊपर, कंपेयर टू द क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी, ऑल्टरनेट एनर्जी के बजाय, जिसको सारे मुल्क उसमें इंडक्ट कर रहे हैं, हमारी हुकूमत ने 4 साल तक उनसे मुआहिदा नहीं किया और आज तक वो मुआहिदा नहीं हो सका, और सारे के सारे वो विंड मिल्स लग के खड़े हुए हैं। और उसकी वजह जो भी थी, मैं वो नहीं कहता जो बाकी सारे लोग कहते हैं, वो और कहने के लिए लोग मौजूद हैं, लेकिन असल सिचुएशन इस वक्त ये है कि अगर आप राइट मिक्स बिजली का नहीं क्रिएट करेंगे, हर मुल्क राइट मिक्स क्रिएट करता है, कहता है डैम से इतनी बिजली, फ्यूल से इतनी बिजली, विंड से इतनी, सोलर से इतनी, और जब तक आप राइट मिक्स क्रिएट ना करें आप बिजली की कॉस्ट को नीचे नहीं ला सकते। तो आपको इंशाअल्लाह ताला दुनिया की महंगी तरीन बिजली मिलेगी। सुनिए मेरी बात। ज्यादा कमीशन किस में मिलेगा ये बताएं मुझे। नहीं, मैं ये बात नहीं करता। नहीं सर, मैं तो वही लगाऊंगा, आप इसमें वो तो कमीशन आप ज्यादा कहिए, मिलेगा। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि जब और वही आप लगा है अब तक। जब एनर्जी ये मिक्स, ट्रेन नहीं चल सकी, इतने बड़े बड़े हाईवेज बन गए, और सड़कों पे जो है ट्रॉलर्स चल रहे हैं, तो जहां से कमीशन मिलेगा वो कम किया जाएगा। अच्छा मेरी अर्ज ये सुनिए, मैं अपनी बात करता रहूंगा पॉजिटिव डायरेक्शन अच्छा। में, मैं उसी को करूंगा इंशाल्लाह, फॉलो करूंगा कि देखें अगर राइट मिक्स एनर्जी का नहीं होगा, आपकी बिजली महंगी बनेगी, आपके पास एवरेज प्राइस रीजनल प्राइस से ज्यादा होगी, आप एक्सपोर्ट नहीं कर ठीक है सकेंगे। जी, अच्छा, जाहिद सही साहब मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई। प्रेसिडेंट भी है पीसीसीआई के, तो आप उस तरफ भी फाइनेंशियल चले गए। सबसे पहले मुझे ये फरमाए जनाबे वाला, मेरी बात दूसरी, मैं एक जुमला और कह दूं रिजवान, वो ये है कि इनसे ये पूछें कि कितना कुछ जो है वो ऐसा डेट सर्विसिंग के अंदर बजट का जा रहा है, ठीक है, और हर साल माशाल्लाह उसके अंदर इजाफा हो रहा है। ये जो फिगर्स की जगलरी है ना कि ज़रूर हमें कर्ज लेके हम खुशहाल हो जाएंगे, तो कोई जब आप कर्ज लेते हैं, इनसे पूछें कि जब कोई कंपनी कर्ज लेती है, जिस तरह इन्होंने मिसाल दी, तो वो उसकी कोई रीपेमेंट शेड्यूल भी बनाती है, साल ब साल उसको कम भी करती है, नहीं करती है, हर साल वो कर्ज ऊपर चलता जाता है, और आप कहते हैं कंपनी तरक्की कर रही है। ये कौन सी कंपनी चलाने का मैं मशवरा दे रहे हैं? चलें जी, थोड़ा सा फाइनेंस में वैसे मैं फेल तो खैर कभी नहीं हुआ, लेकिन नंबर कम ही आते थे मेरे से। तो बात यह है कि मेरी कंपनी पे हर साल कर्ज बढ़ता जा रहा है और मेरी कंपनी तरक्की करती जा रही है। ऐसी इकोनॉमी हमने और ऐसे इकोनॉमिक्स हमने कहीं दुनिया में नहीं देखी। ये फरमाएं कि जाहिद सही साहब, एमक्यूएम से ताल्लुकात कैसे हैं आजकल, ये बताएं जमात इस्लामी के। ठीक है, गुजारा है। अच्छा मैं आपके बराबर में बैठे, मैं चाहता हूँ गरम एक हमारी जान लेने के बाद मतलब ये कि आराम से ये दीवार से लगा दिया, दीवार में चुनवा दिया, सब कुछ हो गया, उसके बाद भी कह रहे हैं गुजारा। भाई एक दफा जरा जबरदस्त गर्मजोशी से हाथ तो मिला है फारूक भाई के साथ। आप सब अकबर हुए ना फिर। असल में फारूक भाई के साथ हमारी दोस्ती बड़ी पुरानी है, और लेकिन उसके बावजूद के बेइंतहा इख्तलाफात भी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह दीवार में अगर कोई चुना गया है तो उस चुने जाने के बाद कराची का अमन बहाल हुआ है, जो सबसे कीमती चीज़ है शहर के शहरियों के। ये जो अच्छा, इसके पीछे मुस्लिम लीग नून है, ये जो क्योंकि सारी पार्टियां यही थी, और नवाज शरीफ जब इधर आए प्राइम मिनिस्टर बने तो उन्होंने रेंजर्स को ये पावर्स दिए
जो पीपल्स पार्टी ने अमन कमेटी बनाई थी, अमन नहीं करा था, अमन कमेटी बनाई थी। और MQM के बारे में अब मैं कुछ नहीं बोलता हूँ, ठीक है, चलें। ठीक है। तो कराची में जो जी, अमन लेके आया है वो मैं- नवाज शरीफ लेके आया है। ये मैं इन दोनों और एक तस्वीर और कर दूं इनकी, इतनी सी एक तस्वीर कर दूं इन कि ये जो दोनों 800 साहिबान- मेगावाट की बात कर रहे हैं ये गलत है, ठीक है जी मैं- साहब। गलत गलत। मैं इन दोनों साहिबान देखिए सब क्रेडिट ले रहे हैं। ये कह रहे हैं हमने दुआ की थी कि अमन कायम हो जाए, अमन कायम हो गया, तो तालियां बजा रहे हैं साथ इनके साथ जो लोग आए हुए हैं। अच्छा, दूसरे ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ ने ये हुक्म दिया। मेरे भाई, मैं दोनों से कहूँगा, इतनी ना बड़ा पाकी दामा की हिकायत, इतनी ना बड़ा पाकी दामा की हिकायत, दामन को ज़रा देख ज़रा बंदे कबा दे। बात यह है, ये मकसद कहने का ये है कि मेरे हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शेर में काफ़ी है। कराची की मैं एक चीज़ जी, कह दूं जी। सिंपली, बात यह है कि फ्लोर ऑफ द हाउस पर MQM पाकिस्तान ने जब मुतालबा किया कि कराची में अमन के लिए अगर फ़ौज बुलानी पड़े तो आप फ़ौज को बुलाएं, रेंजर्स बुलानी पड़े तो आप रेंजर्स को बुलाएं, और हम बार बार फ्लोर पर सेनेट और कौमी असम्बली के ये कहते रहे, और हम हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार थे। और आज भी सियासी तौर पर अगर हमें विक्टिमाइज़ किया गया, मावरा अदालत कत्ल हमारे वे जिसको ये कह रहे हैं कि ये सही हुआ, इन्होंने गैर आइनी इक़दाम पे स्टैंप लगा दी। और ये बता, आपने कहा मैंने दीवार में मावरा चुनवा- अदालत को कुछ नहीं कहा, तो दीवार में चुनवाने का क्या मकसद है? नहीं, मेरा मैंने तो- मतलब आपने फरमाया था, आप मैंने तो मतलब- आपकी तारीफ आप की, मेरा मैंने मतलब कुछ नहीं देखे ना, कहा। मजाक अपनी जगह, मजाक अपनी जगह, हम अपनी जान से गुजर गए, तुम्हारी अदा ठहरी। नहीं, मतलब आप- ये वाह, ये क्या बात है, वाह। फारूक भाई, ठीक है, हम थोड़ा फारूक सा भाई, आप अपने अल्फाज मेरे मुंह में न डालें, जो मैंने कहा मैंने वही कहा है। और आपने ऐसे- आपके अब आपका हुस्न ज़न है कि हम आप जो भी समझ हम लें। अपनी जान से गए, तुम्हारी अदा ठहरी। जी, मेरी फारूक भाई, मेरी अगर आप डिक्शनरी सियासत नहीं करते तो शायरी करते। ये तो मखदूम अमीर वो खान वो साहब वो ने वो कहा था। वो जी, वो वो मेरे ख्याल से शायद मुल्क के लिए बेहतर होता, लेकिन बहरहाल अच्छा, इसका मतलब है मैं शायरी करता हूँ, ये बिजनेस छोड़ के अगर ये सियासत में आ जाए तो गुज़िश्ता 5-10 सालों में जो हुआ है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, ये बता दूं, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या हो। मैं गया हूँ, मैं सियासत में गया मैं तो हूँ, मैं आज अरे शेर की मार मारने आया हूँ। मैं सियासत में गया हूँ। मेरे मुझसे पंगा लेंगे तो अच्छा नहीं, मेरी बात सुने, मैं सियासत मुझसे में गया हूँ। पंगा लेंगे, मुंह की खाएंगे, कर ले पंगा। ये यार देखो, ये ईमान से बल नहीं, रस्सी जल गई बल नहीं गए, मुंह की खाएंगे, अभी भी यही बातें कर रहे हैं। अब मेरी बात सुनो, सर अभी भी दावा है सारी सीटें जीतेंगे। अभी मैंने प्रोग्राम किया अभी इनके अभी साथ। देख लेंगे वो भी जी, दावा। जी। अभी 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 जी, सुन ले मेरी बात। जी। अच्छा, मेरी मैं- अहमियत देखें, फारूक भाई- इससे पहले प्रोग्राम कैसा हो रहा था और मेरे आते ही कैसी लाइफ आ गई। जी, ये बात में सब मानते हैं। अब ये बात, इतनी सी बात करूं, हम तो कि मैं- जिंदगी लाने वाले अरे हैं, गाल तक कर ले हम यार। लोगों को मुत्तहिद, मुनज़्ज़म, मुतहर्रिक करने वाले हैं मेरे भाई। मैं- पाकिस्तान मैं बनाने अभी- वाले उनकी औलादे हैं यार, और बीच में और भी बोलने बचाने वाले। के लिए और कुर्बानियां देंगे इंशाअल्लाह। ये जब कराची का लड़का गया नेशनल असेंबली के अंदर, ये आदमी, ये लड़का तो पहली- बांका, पहली- बांका। पहली स्पीच में लड़का नहीं बांका, मैंने कहा बांका। 5 करोड़। हाईवेज वगैरह बन गई हैं, लेकिन कराची की अगर बात की जाए ना, जो है वो मसला रोज़गार के भी इश्यूज मौजूद हैं, तो बेनतहा मसाइल मौजूद हैं। सबसे ज़्यादा बुरा हाल देखें तो इस शहर का हो गया है, अख्तियारात का मसला है, लोकल गवर्नमेंट को अख्तियारात देने का मसला है। तो अब जो है वो क्या चेंज क्या है? अगर दोबारा आप सिंध में आते हैं तो क्या क्या ऐसा गलतियाँ हो गई जो अवाम जो जिस तरह इस्तकबाल भी कर रहे हैं तो अब नहीं करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने कहा यूथ की अदालत है, जी, जी। तो इस यूथ की अदालत में यूथ का ही नुमाइंदा बैठा है, नौजवान ही हूँ। पहले मैं जो मिफ्ता साहब और जाहिद साहब ने बात की, थोड़ा सा मैं इकॉनमी में बात कर लूँ, फिर मैं इस क्वेश्चन पे भी आऊँगा। मैं वर्ड्स की जगलरी नहीं करूँगा, मैं सिंपल फैक्ट बेस्ड बात करूँगा। आज पाकिस्तान का एक्सटर्नल डेट $100 बिलियन से तजावुज़ कर गया है। पाकिस्तान के इम्पोर्ट्स हाईएस्ट एवर $54 बिलियन पर हैं, और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जब नवाज लीग की हुकूमत आई थी 2013 में तो $27 अरब थी, वो गिर के $21 और $22 अरब पे आ गई। तो ये इकॉनमी की ग्राउंड रियलिटी है। बात कोई भी कुछ करता रहे, जिसका खमियाजा ये आवाम भुगत रही है। महंगाई है, बेरोज़गारी है, जो इकॉनमी का तिया पाँचा हो चुका है वो नज़र आता है। दूसरी बात हम आ जाएँ बिजली की। अभी जाहिद साहब ने बात की विंड कॉरिडोर की, मैं इस बात को इंडोर्स करूँगा। विंड कॉरिडोर पूरे पाकिस्तान में सूबे सिंध में मौजूद है। ये मुस्लिम लीग नवाज़ की हुकूमत थी
कि बजाय इसके कि उस विंड कॉरिडोर को या रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करते, 21 अप्रैल 2015 को इन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी के तमाम प्रोजेक्ट्स पर पाबंदी लगा दी। मिफ्ता साहब इस बात को मानेंगे नहीं, आप चाहेंगे तो मैं वो कागजात आपको दिखा सकता हूँ। मैं इसको जवाब दूंगा। ये शो करता है कि इनकी जो कमिटमेंट थी वो बिजली के शॉर्टफॉल को ख़त्म करना नहीं थी, इनका जो फोकस था वो एलएनजी लेकर आना था, इनका फोकस था वो कायदे-आज़म सोलर पार्क बनाना था। इनकी बात होगी, अब अपनी बात करते हैं। तीसरी एक और बात, पाकिस्तान, हम सब रूल ऑफ लॉ पर बिलीव करते हैं। पाकिस्तान का आइन कहता है आर्टिकल 158 कि जिस सूबे में गैस पैदा होगी पहला हक उस सूबे के लोगों को होगा। ये मुस्लिम लीग नवाज की हुकूमत थी कि हमारी गैस लेके बाकी जगहों पे ले गए और हमें इन्होंने कतर की एलएनजी दी जिसकी ना क्वालिटी अच्छी थी ना उसकी वो प्राइस सही थी, तो हमने खमियाजा भुगता सिंध के शहरियों ने। अच्छा, इसके अलावा ये हो गई आपकी बात आ गई। अब आप पीपल्स पार्टी पे आ जाइए। पीपल्स पार्टी हकाइक सारे गलत थे, बाहर आपने सर, वो- मैं वो- तफसील वो- करूंगा। हकायक आवाम जानती है, करूंगा। फारूक भाई बात करेंगे, जाहिद साहब भी बात करेंगे इसके ऊपर। देखिए, कराची के अंदर पानी के शॉर्टफॉल की बात करते हैं, ये हाईवे की बात कर रहे थे। सुपर हाईवे वफाकी हुकूमत ने बनाया है कराची हैदराबाद का, और कराची ठट्टा डुअल कैरेज में सूबाई हुकूमत ने बनाया है। आप दोनों सड़कों का मवाजना कर लें कि किसकी क्वालिटी बेहतर है, कौन सी रोड सही है, कौन सी सही नहीं है। ये ज़्यादती नहीं है कि लाहौर इस्लामाबाद में तो उन्होंने 6 लेन का मोटरवे बनाया, लेकिन कराची हैदराबाद में उन्होंने 2 लेन का सुपर हाईवे बनाया। ये ज़्यादती नहीं नज़र आती कराची के लिए, कराची के अवाम के साथ। ये कराची टारगेटेड ऑपरेशन की मिफ्ता साहब बात करते हैं कि मियां नवाज शरीफ ने उस बात को इंडोर्स किया था। ये भूल जाते हैं कि 18वीं तरमीम के बाद इसका फैसला सूबाई हुकूमत को करना होता है, और सितंबर 2013 में चीफ मिनिस्टर कायम अली शाह ने लोगों की डिमांड के ऊपर ऑपरेशन का ऐलान किया जब रेंजर्स को खुसूसी इख्तियारात दिए गए। इनकी कमिटमेंट होती तो ये सिंध पुलिस को या सिंध गवर्नमेंट को एडिशनल फंड्स प्रोवाइड करते टू फाइट द वॉर अगेंस्ट टेरर। इन्होंने एक एडिशनल फंड कराची को नहीं दिया, सिंध हुकूमत को नहीं दिया। हम बात करते थे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कराची को क्या दिया? मैं आ रहा हूँ रिजवान, जी, आ रहा हूँ। जी। अच्छा, 1000 के बजट में 8 अरब रुपए के बजट में 8 अरब रुपए ऐसा करते हैं, सब खामोश आते हैं, मिफ्ता साहब बात करते हैं। नहीं, आप बताएं ना, आपने कराची को क्या दिया? ये करेंगे बात। मैं थोड़े फैक्ट्स को करेक्ट कर दूं ना। ठीक है, वो हो गई बात। ये कहते हैं हम वॉर अगेंस्ट टेरर लड़े थे, हमें जीएसएम नहीं इनको छोड़ दें यार, नहीं पे आ जाए ना। जी जी, हमें जीएसएम लोकेटर्स की जरूरत थी, इनके चौधरी निसार हमको वो जीएसएम लोकेटर नहीं देते थे। हमें नादरा के फैमिली ट्री की एक्सेस चाहिए थी, इनके चौधरी आवाम कह रही है हमें पानी की जरूरत है, सड़कों की जरूरत है, ट्रांसपोर्ट की जरूरत है, तो आवाम ये भी तो पीपल्स पार्टी से कह रही है, आप नून लीग से कह रहे हैं। जी, कराची में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने कराची के लिए स्पेशल फंड मुकर्रर किया, कागजी तौर पे नहीं किया। आपने पिछले 2 सालों में देखा कि कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्पेशल फोकस दी गई, और आपने देखा कि कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करने के लिए खा वो शारे फैसल हो, खालिद बिन वलीद रोड हो, तारिक रोड हो, यूनिवर्सिटी रोड हो, नॉर्दर्न बाईपास हो, कराची ठट्टा डुअल कैरेज वे हो, ओल्ड सिटी एरिया में सदर का एरिया हो, क्लिफ्टन डिफेंस जहाँ से मैं इलेक्शन लड़ा हूँ, कोरंगी रोड पे पंजाब चौरंगी पे अंडरपास बनाना हो, सनसेट बुलेवार्ड पे फ्लाईओवर बनाना, ये तमाम काम सिंध हुकूमत ने अपने फंड, फेडरल गवर्नमेंट ने हमको फैसिलिटेट नहीं किया, अपने फंड्स के साथ काम किया। आप पानी की बात करते हैं, हमने 2 चीज़ें की। ये समझने की ज़रूरत है कि पानी का शॉर्टफॉल सिर्फ कराची में नहीं है, ये पाकिस्तान का मसला है, ये वफाक का मसला है। वफाकी गवर्नमेंट ने इस चीज़ को एड्रेस करने के लिए कुछ नहीं किया। कराची की इस वक्त पानी की रिक्वायरमेंट 1100 मिलियन गैलन्स ऑफ वाटर अ डे है। कराची को 2 सोर्सेस से पानी सप्लाई होता है, एक है किंजर और दूसरा है हब। यहाँ से पानी हमको तकरीबन आधा मिल रहा है। वजह क्या है? पीछे से पानी हमारे पास आ नहीं रहा अनफॉर्चुनेटली। इस इशू को एड्रेस करने के लिए 2 चीज़ें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने की, 2 चीज़ें की। आप ना माने, K4 जिस पे थोड़ा बहुत इन्होंने फेडरल गवर्नमेंट ने हमें फैसिलिटेट किया, और धाबे जी के पंपिंग स्टेशन को रिवैम्प करने के लिए इंशाअल्लाह उल अज़ीज़ 360 मिलियन गैलन पानी योमिया कराची को नेक्स्ट ईयर से मिलेगा। FW उस प्रोजेक्ट के ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हैं। इस पर फाइनेंशियल बातें हुई हैं। एक चीज 360 सर 100 मिलियन नहीं, K4 260 देगा, K3 का 100 और लाएंगे, और 100 मिलियन गैलन जो है हमें धाबे जी के पंपिंग स्टेशन से मिलेगा।
आप बात करते हैं फॉरवर्ड लुकिंग चीज की, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डीसैलिनेशन के ऊपर काम करी है, इन्होंने कागजी तौर पे वो चीज़ की है, इन्होंने कोई प्रोजेक्ट एलोकेट नहीं किया है। हम इस इलेक्शन में क्लियर मैनिफेस्टो के साथ जा रहे हैं कि कराची की आवाम की पानी की किल्लत को मीट करने का वाहिद तरीका समंदर की तरफ जाना है और समंदर के खारे पानी को मीठा करना है। ये कमिटमेंट हमारे चेयरमैन कर चुके हैं, हमारे चीफ मिनिस्टर